हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, जो कल हमने क्वेश्चन देखा था। कल हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट का 1 से लेकर 50 क्वेश्चन देखे थे और आज जो है कि आज 50 से आगे यानी कि 51 से लेकर के और बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला इसका प्रश्न है कि किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था। इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं और सही जवाब इसका है तुर्की राजवंश। इसका सही जवाब होगा, यानी कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार से हुई है, जिसका अर्थ जो है कि बता देते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो स्थान होता था, मठ जो होते थे, उसको बिहार कहते थे। और चूँकि उनकी संख्या बिहार में ज़्यादा थी, लेकिन 12वीं शताब्दी के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इसे बिहार कहना शुरू किया। अगला प्रश्न है कि बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, या तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, और बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धात्रिक चट्टानें पाई जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है इसमें 1, 2 और 4, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। बिहार का जो न्यूनतम घनत्व है वो कैमूर जिला का है, इसका सही जवाब सी है। और कैमूर में 488 है जो बिहार का जनसंख्या घनत्व, और सबसे जो अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है शिवहर, यहाँ पर 1882 है, और सबसे कम कैमूर का है जो 488 है। तो शिवहर का सबसे ज़्यादा है और कैमूर का सबसे कम है, तो इसका सही जवाब होगा कैमूर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि कितनी थी? तो ये बताना है। इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 14.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन 8, यानी कि 8 जो है की संख्या निर्धारित की गई थी। और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समानांतर सरकार गठित की गई थी? इसका सही जवाब है, इसमें जो समानांतर सरकार जो है कि सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में हुई थी, और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, यानी कि 1 से अधिक इसका आंसर होगा, यानी कि इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, सुल्तानपुर और भागलपुर। तो इस लिहाज से इसमें ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है, इसमें जो डी ऑप्शन है कि 1 से अधिक, ये इसका ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1929 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ेंगे? इसका सही जवाब है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है, और इसलिए इसका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में की गई थी, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2016 में। डाब का एसआई मात्रक क्या होता है? डाब का जो एसआई मात्रक होता है, देखिए उसमें डाब का मात्रक पास्कल भी होता है, उसके बाद से डाब का जो मात्रक होता है उसे पास्कल है, और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि इसमें जो ऑप्शन सी है वो भी इसमें शामिल है। इस तरीके से इसका सही जवाब है, इसमें उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पास्कल को ही जो है पास्कल जो नाम दिया गया है, तो उसकी जो यूनिट देखेंगे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इस तरीके से 1 से अधिक इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है कि माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। देखिए यहाँ पे माप दिए गए बहुत से उपकरण है और उसमें मापने वाली चीज़ें हैं। देखना है कि किस उपकरण से किस चीज़ की माप की जाती है। इसमें देखिए, इसमें जो जवाब दिया हुआ है, इसमें जो पहला है कि इंटरफेरोमीटर, इससे जो है कि समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन को मापा जाता है, यानी कि एक का इसमें चौथा होगा। दूसरा पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर से जो है कि इसमें विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता को मापते हैं। और जो इसमें रूलर है उससे लंबाई मापी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि कौन नहीं है, तो इसमें बल जो है कि वो अदिश राशि नहीं है। इसका मतलब बाकी इसमें सभी जो है कि अदिश राशियां हैं। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें सही जवाब होगा इसमें ए, यानी कि भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, और जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ये सही है। और बाकी जो हैं ये इसमें द्रव्यमान और भार में अंतर बतलाने का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। तो इसमें जो परावर्तन ही एक ऐसी क्रिया है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है कि परावर्तन ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है। ये भी जानते हैं कि किसी वस्तु का जो रंग हम देखते हैं वह उस प्रकाश का रंग होता है और जिसे वह वस्तु परावर्तित करती है। नेक्स्ट है कि उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जिसके चलते आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है कि K = और इसमें जो है ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि K में हम जो है कि K का जो केल्विन का जो मान होता है सेल्सियस में 273.15 को हम ऐड करते हैं और इस तरीके से केल्विन का फार्मूला प्राप्त होता है। केल्विन जो है कि एक पूर्ण तापमान होता है और जिसमें 0 केल्विन पूर्ण शून्य है। और लेकिन अगला प्रश्न है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है। थर्मामीटर ये जानते हैं कि तापमान को मापता है, जबकि जो थर्मोस्टेट जो होता है तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा में दिया है कि थर्मामीटर तापमान को नियंत्रित करता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को मापता है। इसका सही ऑप्शन ए है कि थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट जो होता है वो तापमान को नियंत्रित करता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ये यहाँ पे ऑप्शन जो सी कह रहा है कि थर्मामीटर और थर्मोस्टेट एक ही चीज़ है, दोनों में अंतर है। एक तापमान को मापता है और एक तापमान को नियंत्रित करता है, तो दोनों एक ही चीज़ नहीं हो सकता। यहाँ पर गलत दिया है कि थर्मामीटर तापमान को नियंत्रित करता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को मापता है। ये रॉन्ग है दोनों, और ये ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है कि अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है। अगर किसी पदार्थ में अशुद्धि है तो वो कैसे गलनांक को प्रभावित करती है। तो अशुद्धि हम जानते हैं कि अगर जिस पदार्थ में अशुद्धियाँ रहती हैं तो उससे क्या होता है कि उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के लिए, यानी कि सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य के घटने के संदर्भ में सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि जो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है ये ऑप्शन ए सही है, यानी कि रेडियो तरंगे और तरंग आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है। यानी कि जब एक चीज़ों की आवृत्ति बढ़ती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटने लगता है, जिसमें सबसे पहले रेडियो तरंगे हैं, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर उसके बाद दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण है, उसके बाद से गामा किरणें हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इसमें देखिए, तत्वों से संबंधित है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है कि समान होती हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी समान होता है, वही उसका परमाणु संख्या होता है। और तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या जो होती हैं वो कह रहा है कि देखिए दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, तो ये इसमें जो है कि वो गलत है, यानी कि ये इसका ऑप्शन सही, ये गलत होगा। यानी कि इसका जो सही जवाब अगर देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार तो ये है, यानी कि सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती हैं। ये इसका क्या है कि ये गलत है। इसमें चूँकि गलत कथन को पहचानना है, क्योंकि देखिए एक ही तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जबकि ये कह रहा है कि हमेशा समान होती हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये इसका सही जवाब है कि इसमें बढ़ता है, क्योंकि जब हम किसी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या आते हैं तो परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या आता है परिवर्तन, तो वो बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? उदासीन कौन होता है? तो इसमें जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। केवल 3 जो होगा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? इसका सही जवाब है आयोडीन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें जो है कि ऑप्शन सी सही है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद से कार्बन है। ऑक्सीजन जो है कि शरीर में 65% पाई जाती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है वो 1%। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो इसमें जीवाश्म का निर्धारण किया जाता है। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है, यानी कि उपधातु, गैस, अधातु या इसमें से सभी जो है, तो ये गैस जो है उसको तत्व नहीं माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी है। ठीक है ना, क्योंकि तत्व क्या होता है कि एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से उसको तत्व कहते हैं जो गैसों में नहीं पाई जाती हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी बी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? देख लीजिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु जो है कि ऑस्मियम है, सबसे हल्की धातु सोडियम है, या फिर उपयुक्त में से अधिक तो सबसे हल्की धातु सोडियम है। ये इसका जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। लिथियम जो है कि सबसे हल्की धातु है, और हल्की धातु की बात करें तो जो लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती हैं। और शून्य समूह में जो तत्व रखे गए हैं उसे निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ये भी सही है, यानी कि ये सुमेलित है। और सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ये भी सुमेलित है, लेकिन ये जो दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम नहीं बल्कि लिथियम होगा। इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किसके कार्य के लिए उपयोगी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी कि ए इसका सही जवाब है, यानी कि केवल एक, यानी कि सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में उसका यूज होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी कि देखिए इसमें क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग के संबंध में जो है कि ये जितने जो कथन दिए गए हैं वो सभी सही है, यानी कि डायनामाइट के निर्माण में भी इसका यूज होता है और उर्वरक निर्माण में भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से इसका जो इसमें एक से अधिक जो है वो
इसमें जो कथन दिए गए हैं तीनों ही सत्य है, यानी कि इसका इसी लिहाज से इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें जो ऑप्शन है, यानी कि केवल एक पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एक अज्वलनशील पदार्थ गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। तो कह रहा है कि अंतर पर विचार करना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल पहला कथन ही सही है और बाकी जो कथन है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, जबकि हीलियम जो है कि हाइड्रोजन से दुगनी भारी गैस होती है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, केवल एक इसका जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है इसमें से भी, देखिए, चौक पाउडर को अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण की विधि से भी हम अलग कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन ए भी सही है, इसमें बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सबसे सही जवाब है उत्परिवर्तन, यानी कि ये आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स जो होता है वो इसका सही जवाब है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है। इसमें ऑप्शन इसमें ए सही है, यानी कि कैल्शियम। दूसरा है कि किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं। तो इसमें सही जवाब है पादप जगत, इसका राइट आंसर ए है। अगला है हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है वो हमारे जो ऊपरी छाती का जो भाग होता है उसमें जो है कि थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। तो ये इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर फिर से देख लीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसमें सही जवाब है इसमें ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि नाइट्रोजन है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 2, 3 या फिर 4 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार उसमें पाए जाते हैं, जिसे एडेनाइन, थाइमिन और साइटोसिन और जो है कि ग्वानाइन कहते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है कि वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के मिशन निर्देशक हैं। ये करंट का क्वेश्चन हो गया, यानी कि चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है उसके निर्देशक पूछा है कि मिशन के निर्देशक कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है ये कि एस मोहना कुमार जो है कि इसके निर्देशक हैं। और भारत चूँकि जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक जो है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है इसमें, और इसरो के द्वारा ये किया गया है, जिसके निर्देशक जो हैं कि चंद्रयान 3 के जो मिशन के निर्देशक थे वो एस मोहना कुमार हैं। करंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहेगी। IIT दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित होने जा रहा है। IIT दिल्ली का पहला कैंपस है वो किस देश में स्थापित होने जा रहा है। तो देखिएगा ये UAE यानी कि जो अबू धाबी है उसमें होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की है। इसका सही जवाब है इसमें गुजरात। ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है।
तो इसमें सौराष्ट्र ने जो है कि जीता और सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हरा करके 2023 का जो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। और ये भी बात जान लीजिए कि सर्वाधिक जो है कि रणजी ट्रॉफी का विजेता कोई टीम है तो वो जो है कि मुंबई है, यानी कि मुंबई 41 बार इसे जीत चुका है। यानी कि इस तरीके से फ़िलहाल इसका जो है कि 2022-23 के सत्र के लिए जो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है वो सौराष्ट्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम पूछा है कि उसका विषय क्या था। तो उसका थीम था यानी कि डिजिटल, यानी कि जो है लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था। तो ये 30 मार्च को आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस यानी कि IBCA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था। तो इसका सही जवाब है कि मैसूर में किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन ए बी सही है। विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कार्लोस अलकराज ने जीता है इसको, कार्लोस अलकराज ने। अगला प्रश्न है कि राजा परबा यानी कि राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये उड़ीसा का आषाढ़ महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो 3 दिवसीय होता है और इसमें महिलाओं के सम्मान का ये एक प्रकार का उत्सव है। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। राज पर्व यानी कि राज पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस है। तो ये इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि जो जेट विंग्स एयरवेज है वो इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है। तो ये इसमें जो है कि गीता प्रेस को दिया गया था, यानी कि इसका सही जवाब इसमें है ऑप्शन ए, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 127वां है और इसमें 146 देशों में भारत 127वें स्थान पर हैं। और इसमें पहला जो रैंक है वो आइसलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। अंग्रेजी की श्रेणी में पूछा है तो इसमें जो है कि अनिरुद्ध कानिसेट्टी को दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, IIT कानपुर, खड़गपुर या फिर IISc बेंगलुरु, इसमें से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें इसका सही जवाब है कि क्लाउड सीडिंग के लिए जो सफलतापूर्वक उड़ान जो आयोजित किया गया था तो ये जो है कि इसमें IIT कानपुर के द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सरसाइज रणविजय हाल ही में आयोजित किया गया है, ये किसके द्वारा बताना है कि ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है, इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है। इसका सही जवाब है सारण, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा किन 2 देशों के बीच हुई है। तो इसमें सही जवाब है USA और UK के बीच में हुआ है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अटलांटिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि USA और UK के बीच में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICMR द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह होने का अनुमान है। तो भारत में जो डायबिटीज़ यानी कि जो मधुमेह रोग होने का अनुमान जो लगाया गया है इस शोध के द्वारा, तो इसमें
इसका सही जवाब है कि 101 मिलियन, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का नाम क्या है जिससे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये जो है कि इसका सही जवाब है MV एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। और ये जो है कि नया जो लॉन्च किया गया जो क्रूज है वो श्रीलंका के 3 बंदरगाहों पर जो है कि जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है कि बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकत्रित कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है कि नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है देखते हैं कि जून में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इन्होंने इसमें सबसे सही जवाब इसका है सर्बिया की यात्रा किया था उन्होंने, और जो भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा भी हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि जो UIDA होता है, तो कह रहा है कि इसके नए CEO के रूप में किसे प्रतिनियुक्त किया गया है? जो आधार कार्ड जिससे जो हमारा जो निर्गत करती हैं, इसमें इसका सही जवाब देख लीजिए, सौरभ गर्ग हैं, अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह, और इसमें एक से अधिक, यानी कि इसका सही जवाब इसमें से है अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि नोवाक जोकोविच जो है वो उन्होंने सबसे ज़्यादा खिताब जीता है टेनिस का। अगला प्रश्न है कि लॉस एंजिल्स चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है घड़ियाल, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? सही जवाब इसका होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये जून 2024 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है स्मार्ट सिटी मिशन जो। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि राइट आंसर इसका ए है। और सीवेज को साफ़ करने के लिए बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये सभी जो है करंट के क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर इसमें केरल हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर यानी कि DME ईंधन वाली ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब इसमें होगा IIT कानपुर के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान बाघों की आबादी क्या है? तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3167 जो है कि बाघों की संख्या है, और इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा 3167। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो इसमें जो है कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है कि BN राव को, यानी कि इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसमें देख लीजिए, द्विसदनीय व्यवस्था है, सरकार की संघीय व्यवस्था, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और अगला है कि केंद्र की विशिष्ट शक्तियाँ। तो देखिए कनाडा की जहाँ तक बात है तो कनाडा के संविधान से जो चीज़ें दी गई हैं, तक इसमें केवल जो है कि जो इसमें दूसरा यानी कि सरकार की संघीय व्यवस्था और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि इसमें से केवल 2 और 4 को ही लिया गया है। इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 4। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसमें इसका सही जवाब है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार दिए गए हैं, यानी कि वो जो है कि वो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है लेकिन भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका ऑप्शन इसमें से बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें देखिए, भारत में वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ने मतदान के अधिकार के लिए उम्र 21 वर्षों से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। अब ये बताना है कि इन दोनों में से गलत कथन कौन है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन जो बी इसका ऑप्शन है, केवल दूसरा जो कथन है वो कथन गलत है। यानी कि ये पहला जो ऑप्शन है, यानी कि भारत में मतदान देने का जो अधिकार है प्रकार एक जो है कि कानूनी अधिकार है, ये सही है। यानी कि केवल 2 इसमें से कथन गलत हैं, बाकी सब सही हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसमें जो है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या इसमें से दोनों ऑप्शन जो है ये। तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है।